हेलो नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मतलब यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के बारे में। ठीक है, आज के बाद इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा होगा कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। ठीक है, यानी यूक्लिड तो एक वैज्ञानिक का नाम है। अब विभाजन से तो आपको पता चल जा रहा है कि भाग इसमें करना, लेकिन प्रमेयिका किसे कहते हैं ये आप लोग के दिमाग में गुजरा होगा कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। चलिए उसको हम बता देते हैं कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रमेयिका का परिभाषा ये होता है कि एक ऐसा कथन, मतलब सिद्ध किया हुआ एक ऐसा कथन जिसका उपयोग हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन दिया रहता है जिसका यूज करके हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करके दिखाते हैं। हाँ, कि मतलब इस कथन का यूज दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अब देखिए, मतलब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। कभी त्रिकोणमिति में कर देते हैं, तो कभी त्रिभुज में भी कर देते हैं। ठीक, कभी हम त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हाइट एंड डिस्टेंस में भी कर देते हैं। देख रहे हैं कि हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कई जगह यूज हो जा रहा है कई तरह के सवालों को करने में। ठीक है, इसी तरह पाइथागोरस प्रमेय जो था एक कथन सिद्ध किया गया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी कथन का यूज हम किसी अन्य सवाल को करने में इस कथन का यूज उसमें करेंगे, उस प्रयोग उसमें करेंगे, इसी को बोलते हैं हम प्रमेयिका। एक दिए हुए कथन से हम कोई अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं हम प्रमेयिका बोलते हैं। अब कभी कभी बच्चे इसी में आ जाता है एल्गोरिथम। कितने लोग इसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो एल्गोरिथम वो होता है यानी सुपरिभाषित चरणों का एक क्रमबद्ध श्रृंखला होता है। ठीक है, जो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम आता है। अब देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग को स्कूल जाना है, आपकी समस्या ये है कि आपको स्कूल जाना है। अब स्कूल जाने के लिए सबसे पहले आप सुबह को उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, टिफिन बांधेंगे, बैग लेंगे, तब साइकिल से आप कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। यानी देख रहे हैं कि सब काम क्या कर रहे हैं आप, यानी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक, तब जाके आप कहाँ पहुँच रहे हैं, स्कूल पर पहुँच रहे हैं। इसी तरह एल्गोरिथम भी, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी आपके यानी उठने से लगाए, यानी सोकर उठने से लगाए स्कूल पहुंचने तक की जितने भी स्टेप आप जितने भी काम किए हैं उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है ना, यानी एल्गोरिथम मतलब चरण बाय चरण, यानी स्टेप बाय स्टेप जो काम भी आप करते हैं उसी को लिख देंगे, यानी उसी को बता देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। यदि दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत पहले सीख चुके हैं, तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप लोग सीख चुके हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका भी बोलते हैं। अब चलिए इसको सीख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका किसे कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप और हम, मतलब भाग तो सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें, भाग की प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक संख्या ले लेते हैं हम। एक संख्या ले लिए, मान लीजिए हम ले लिया 16। 16 का भाग करना कितने से, 5 से। अब देखिए 5 से 16 में भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 तिया 15, 15 हो गया। अब हटा लीजिए, कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं, ये होता हमारा भागफल। क्या होता है, भागफल होता है। ये वाला क्या होता है हमारा, शेष फल, शेष फल होता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है भाजक, भाजक होता है। ठीक ना, और ये क्या होता है हमारा, भाज्य होता है। ठीक ना, भाज्य होता है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें तो हमको बहुत पहले भाग में, जब हम लोग 4-5 में पढ़ रहे थे भाग, तभी सिखाया गया था कि ये जो बीच में रहता है उसे भाज्य बोलते हैं। ठीक, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं, और जितनी बार में भाग जाता है उसे भागफल बोलते हैं, और नीचे जो कुछ भी बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यदि हमको 16 लाना रहेगा, 16 लाना है तो क्या करें हम, 5 में 3 का गुणा कर देखा, 5 में 3 का गुणा कर दिए, देखिए 5 तिया 15, और ये जो शेषफल 1 बचा इसी को जोड़ दें, इसमें जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा हमको, 16। देखिए 16 बराबर 5 तिया 15, 15 1 16। देख रहे हैं ये बीच वाली संख्या, इनका और इनका गुणा करके इसको जोड़ने पर आ जा रहा है बीच वाली
संख्या, ठीक। अब देखिए इस 16 क्या था हमारा, 16 कहीं भाज्य था का, यहाँ भाज्य लिख लें, भाज्य बराबर 5 क्या था हमारा, 5 भाजक था, भाजक गुणे 3 कितना था, 3 हमारा भागफल था का, भागफल हो गया, प्लस 1 क्या था हमारा, 1 शेषफल था क्या, 1 शेषफल था, 1 क्या था हमारा शेषफल। अब देखिए जो भाज्य बराबर मिला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये कहीं कक्षा 5वीं में आप लोग पढ़े थे क्या, यानी इसी को, इस फार्मूले को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हम और आप दोनों लोग, मतलब हम लोग जब बचपन में पढ़ रहे थे, भाग सीख रहे थे 5वीं 6वीं में, तभी इसको पढ़ाया गया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति निकले जिन्होंने इस फार्मूले को अपने नाम पे रख दिया, कह दिया कि इस फार्मूले को तो मैंने खोजा है, तो ये फार्मूला मेरे नाम से चलेगा, यानी इसलिए इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि नहीं हम एक, ठीक ना, चलिए हम भी भाग करने जा रहे हैं, किससे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ए को भाग करेंगे, किसको, ए को, कितने से, बी से भाग करेंगे। अब मान लीजिए एक को भाग करेंगे बी से, तो मान लीजिए कुछ बार में भाग जाएगा, मान लीजिए क्यू बार में भाग गया, ठीक ना। अब कुछ यहाँ नीचे शेषफल बचेगा, मान लीजिए शेषफल कितना बचा हमारा, आर बचा, शेषफल हमारा आर बचा। यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, क्या भाज्य हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ठीक ना, इसी से भाग देते हैं ना, तो भाजक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, भागफल हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, शेषफल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यानी हमको भाज्य लाना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, भाजक और भागफल का गुणा करना पड़ेगा और शेषफल को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो भाज्य आता था। देखिए यहाँ भाज्य लाना था तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते थे। यहाँ हमारा भाज्य कितना है, ए है, ए बराबर, अब देखिए भाजक कितना है, बी, भागफल कितना है, क्यू, प्लस शेषफल कितना है, आर है। हमारा देखिए यानी इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेय क्या बोलते हैं, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन दिया रहता है कि ये जो आर का मान होता है, क्या आर का मान होता है, ये जो आर का मान होता है हमेशा या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। देखिए या तो 0 के बराबर या तो 0 के बड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा छोटा किससे रहेगा, b से, हमेशा छोटा बना दीजिए किससे, b से। अब इसको भी हम समझा देते हैं कैसे छोटा रहेगा, ठीक ना। अब मान लीजिए एक संख्या ले रहे हैं, एक संख्या को हम भाग करें, जैसे मान लीजिए 18 को भाग कर दिए हम, कितने से, 4 से भाग कर दिए। अब 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, यानी हमारा कितना बचा, 2 बचा। देख रहे हैं ये जो रिमाइंडर, इसको अनशेषफल बोलते हैं ना। आर का मान है हमारा क्या था, बी का मान था, ये हमारा क्या था, ए का मान था, और ये हमारा क्या था, क्यू का मान था, इसको कोसेंट बोलते हैं। क्यू से क्या होता है, भागफल होता है हमारा, शेषफल होता है हमारा, भाजक होता है हमारा, भाज्य होता है। देख रहे हैं जो आर का मान आ रहा है वो कहीं बी के मान से छोटा आ रहा है, कहाँ, देखिए बी का मान से छोटा है, यहाँ 4 था बी का मान, तो शेषफल कितना आया हमारा, 2 आया। इसी तरह यहाँ पर भाग दिए थे, हमारा ये जो शेषफल आया था वो कहीं बी से छोटा आया था, कहीं भाजक से छोटा आया था, कहाँ, हाँ देखिए यहाँ 5 था, तो यहाँ कितना आया, इसीलिए यानी हमारा शेषफल जो बचता है वो हमेशा कितने से, यानी 5 से कम, 5 करने मतलब यहाँ बी जो रहता है यानी हमारा भाजक रहता है उससे कम ही बचता है। क्यों, यदि मान लीजिए यहाँ हमारा 5 बच जाता यानी इसके बराबर, तो एक बार और भाग चला जाता तो कट के 0 आ जाता है, यानी तब पर भी छोटा ही बचता है। मान लीजिए यहाँ 5 से ऊपर बच जाता है शेषफल, तो एक बार और भाग चला जाता है, इसलिए वहाँ एक बार और भाग करके फिर घटा लेते हैं, फिर शेषफल क्या हो जाता, छोटा रहता। किससे, हमेशा बी से, बी का मतलब भाजक से, यानी इसलिए भाजक से हमेशा क्या होता है, शेषफल छोटा होता है। इसलिए यहाँ लिख दिए कि हमारा भाजक से शेषफल छोटा होता है। अब शेषफल या तो कभी 0 भी हो सकता है या तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए हमको भाग करना है 15 में, ठीक है, 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 5 15। अब इस स्थिति में देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया, आर का मान 0 आ गया, आर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो आर का मान कभी 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि वो 20 से बढ़ ही जाए, 20 से छोटा ही रहेगा, ठीक ना, 20 से
छोटा होता है आर का मान। ठीक। अब चलिए इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजक जो प्रमेयिका है वो परिभाषा क्या कहता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का परिभाषा ये कहता है। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का परिभाषा आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों चलिए यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का हम परिभाषा देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या मतलब उसका लिखा जाता है, यानी कैसे परिभाषा उसका दिया रहता है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का परिभाषा आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक, यानी हम क्या लिखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे। अब पूर्णांक क्या होते हैं, इसके पिछले वीडियो हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। यानी जितनी भी संख्याएँ होती हैं, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जो कुछ भी होता है उसको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक, चलिए तो बढ़ते परिभाषा की ओर। करा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, करा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ r जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा है, और b से क्या है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए इस परिभाषा क्या कर रहा था, कर रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक क्या दे दिया, एक दे दिया a दे दिया, एक क्या है a है। चलिए एक हमारा a है और एक क्या हमारा b है। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक दिया है, केवल a और b है। अब a और b से हम दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक, दो अद्वितीय पूर्णांक और निकाल लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, b और q और r। ठीक है, वही करा अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं उसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन, यहाँ q और यहाँ क्या है, r। देखिए यहाँ बचता था ना, यहाँ शेषफल बचता था, यहाँ भाग करते तो q बार में भाग जाता था। यही कह रहा है कि यदि है दोनों रहेगा, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो उनमें q और r हमेशा सम्मिलित रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम b से जब a में भाग देंगे कुछ भागफल मिलेगा तो उसको हम q से लिख देंगे, कुछ शेषफल मिलेगा, मान लीजिए कुछ शेषफल नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा, 0 को भी तो शेषफल बोलेंगे तो वहाँ r विद्यमान हमेशा रहेगा। ठीक, तो इसी स्थिति को हम लोग ना ऐसे लिख दिया, a बराबर हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यानी b गुणे q अब प्लस शेषफल को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, a मिल जाता है। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, जहाँ r का मान जो होता है, r का मान वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा होगा किससे, हमेशा b से छोटा ही होता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक, दोस्तों देखिए यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका काम कहाँ आता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका की मतलब इसका यूज कब करेंगे। तो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का यूज हमेशा दो संख्याओं का HCF निकालने में किया जाता है। HCF का मतलब मौसा निकालने में। ठीक, आप लोग बचपन में एक मौसा पढ़े होंगे, भाग विधि से मौसा ज्ञात करने के लिए। 5वीं कक्षा में जब आप लोग रहे होंगे तो पढ़े होंगे कि भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात कीजिए, और लंबी भाग प्रक्रिया द्वारा ऐसे जाते थे, को पूरा पन्ना भर जाता था। ठीक ना, तो उसी को हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका भी बोलते हैं। यानी हम लोग ना 5वीं में ही सीधे मतलब पढ़ चुके हैं, जो हम क्या 10वीं में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, तो हमको 5वीं में ये नहीं बताया गया था कि इसको यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका बोलते हैं, लेकिन नहीं, अब 10वीं में हम लोग को बताया जा रहा था इसी को हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, हम किसी भी दो संख्याओं का मौसा निकालने में। ठीक, चलिए हम प्रश्नावली के क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें इन सब का यूज करने वाले, इस यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का यूज करने वाले, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा के हम डायरेक्ट प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि कैसे यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके हम उसका HCF निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1.1 का यानी 1.1 का पहला क्वेश्चन में यानी 2-3 क्वेश्चन दे दिया, उसमें पूछ दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्न का HCF निकालिए, यानी HCF पूछ दिया। यानी पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दे दिया है, यानी पहले टोटल 3 क्वेश्चन ना, तो पहले में का पहला क्वेश्चन कितना दे दिया, कह दिया है कि 135 और 225 का मौसा निकालिए। ठीक ना, करना पहले का 135 और कितना है 225 का,
क्या निकालना हमको, मौसा निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मौसा तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन मेथड होता है, इसका गुणनखंड करके कॉमन फैक्टर लेकर उसको निकाल सकते हैं, तो उससे हमको नहीं निकालना, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह दिया हमको निकालना है तो यूक्लिड से निकालना, नहीं तो नहीं निकालना, ठीक है। चलिए यूक्लिड लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें जब सबसे छोटी संख्या रहता है उसको ए मानते हैं, सॉरी उसको बी मानते हैं, और जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको ए मानते हैं। अब बताइए, आप ही बताइए, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे ना, तो हम जानते हैं बी से भाग देते हैं, किसमें, ए में देते हैं, तो हमारा बी हमारा छोटी संख्या हो जाएगी और ए का हो जाएगी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे, तो हमारा ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ए बराबर बड़ी संख्या कितना है 225, बी बराबर कितना हो जाएगा 135, ठीक। चलिए अब यहाँ हम क्या कर दें, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का लगा दें। चलिए यूक्लिड विभाजक प्रमेय का कैसे लगता है, तो ऐसे लगता है, ठीक है। चलिए लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ अंदर क्या लिखेंगे 225 को ना, तो 225 को लिख लीजिए, बाहर कितना रहेगा 135, तो कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में। 135 से करना 135 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 में से 5 जा कितना बचेगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, उधार मांगे 12 में से 3 जा तो कितना बचेगा 9, और 1 में से 1 जा तो कुछ नहीं बचा, ठीक। अब देखिए अब हमको यहाँ शेषफल कितना बच गया 9, यानी ये भाग की प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तब तक 0 ना आएगा तब तक इसको हम रोकेंगे नहीं, ठीक है। जब तक 0 आएगा तब तक हम इसको भाग करते चले जाएंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक, ठीक है। अब चलिए फिर भाग दीजिए। अब देखिए अब वो भाग देते तो अब यहाँ अंदर कितना आएगा, अभी तो हम यहाँ 90 हमारा शेषफल बच गया। अब यहाँ पर जानते हैं अंदर क्या आ जाएगा, यही वाला, यानी जितनी वाली संख्या से भाग दिए रहेंगे वही संख्या यहाँ अंदर आ जाता है, यानी 135 यहाँ पर आ जाएगा, 135 हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक। अब देखिए अब 90 का पहाड़ा पड़े कि 135 से अधिक ना हो, तो एक बार में फिर जाएगा 90 करना 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर घटाइए, फिर घटा के यहाँ भाग का चिन्ह लगा लीजिए। अब देखिए 5 में से 0 जा 5 बचेगा, 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो 13 में से 9 जा कितना बचा 4 बच्चा। अब देखिए यहाँ 45 हमारा शेषफल बच गया। अब फिर यहाँ भाग की प्रक्रिया लगाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, फिर यही भाजक यहाँ आ जाता है, अंदर क्या हमारा 90 यहाँ पर आ गया। अब 45 के बार में 2 बार में, 45 दूना 90, ठीक। अब घटा लीजिए, हमारा शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारे लिए समझ लिए HCF यानी मौसा ज्ञात हो गया। अब देखिए इसका मौसा कितना होगा, तो मौसा जो होता है वो अंतिम भाजक को मौसा बोलते हैं, ठीक ना। ये नहीं समझ में आया, यानी अंतिम रूप से जिससे भाग दिए रहेंगे वही मौसा होगा। तो अंतिम में किससे भाग दिए हैं हम, देखिए इससे तो दिए नहीं है, इससे भी नहीं, इससे अंतिम रूप से यही वाला भाजक है ना, अंतिम वाला, इसके बाद नहीं किसी से दिए हैं, तो अंतिम भाजक यही होता है। इसको ही क्या बोलते हैं हम HCF। अब परीक्षा में से थोड़े ऐसे तीर मार के लिख देंगे HCF इतना हो गया, ठीक नहीं। तो अब देखिए यहाँ हमें तुरंत अभी पढ़ा है यूक्लिड विभाजक प्रमेय का, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना, जिसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एल्गोरिथम तुरंत बताया है, किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप लिखने की श्रृंखलाबद्ध श्रेणी को ही क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम बोलते हैं। इसको एल्गोरिथम के रूप में लिखिए ना। चलिए अब इसको चरण के रूप में लिखना, चलिए इसे बगल में लिखेंगे, इसे परीक्षा में भी चरण। पहला चरण में हम क्या किए हैं, पहला चरण में हम 225 को लिए हैं, किस में तोड़े हैं, यानी 225 को लिख सकते हैं हम 200, यानी लिख लेंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड, चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से। तो चरण पहला क्या हो जाएगा, चरण फर्स्ट चरण में हम क्या किए हैं, देखिए 225 को तोड़े हैं ना, तो 225 को तोड़े हैं कितनी बार में, यानी 135 गुणे 1 लिख सकते हैं, नहीं 135 गुणे 1 यही करते हैं ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग, इसको जोड़ लेना प्लस 90 को प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है 90 हो गया। पहले वाले में हम एल्गोरिथम मतलब सॉरी यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका लगा दिए। अब दूसरे के वाले में भी लगा दें, दूसरे वाले में दूसरा यानी सेकंड चरण है। यहाँ 135 को तोड़े हैं ना, चलिए 135 को लिख लेंगे कितनी में 90 गुणे 1 प्लस 45 में, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लें 90 गुणे 1 प्लस 45 हो जाएगा। अब तीसरा वाला क्या था हमारा 90 था ना, थर्ड स्टेप में चलेंगे, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा 90 को लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2, तो 45 गुणे
2 प्लस अंतिम में शेषफल कितना है 0 जोड़ दें 0। अब देखिए अब HCF बराबर होता है HCF बराबर अंतिम भाजक हमारा कितना मिला, तो अंतिम भाजक कितना है 45, यानी बी को ही भाजक बोलते हैं ना। हमारा ए बराबर है बी है क्यू है आर मिल गया, तो बी का मान कितना है 45 है ना। इसका HCF कितना हो गया 45, यानी मौसक कितना हो गया हमारा 45 हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे, ठीक ना। चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे HCF निकलेगा इसका, ठीक ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले का दूसरा क्वेश्चन भी हम HCF निकाल के देख लेते हैं कि उन दोनों का मौसक कितना आएगा। पहले में टोटल 3 क्वेश्चन है, उसमें से हम 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, एक लोग क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ देना है, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, मतलब तीसरा वाला थोड़ा आसान है तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाले में कह दिया है 196 और 38,220, 196 और कितना 38,220। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का लगाएंगे, वहाँ से हम निकालेंगे इसका HCF कितना होता है, ठीक है। चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ए का मान कितना हो जाएगा 38,220, बी का मान कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ लगाइए यूक्लिड विभाजक प्रमेय का लगाइए। अब यहाँ लिखेंगे 38,220 कितना से भाग करेंगे 196 के बार में भाग जाएगा 38, यानी लगभग 2 बार में जाएगा कहाँ कि 1 के बार में जाएगा, यानी देखिए 2 बार में बेसी हो जाएगा, लगभग 392 हो जाएगा, ठीक। एक बार में भाग दीजिए, एक बार में कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। माइनस करिए 12 में से 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7, तो 17 में से 9 जा 8 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 जा 1, यानी 186 बचा। अब है 2 है तो 2 यहाँ पर उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए के बार में भाग जाएगा, लगभग 9 बार में भाग जाएगा कहाँ, ठीक है। देख लेते हैं 9 बार रख करके, 9 बार में 9 6 54 के 4, 9 9 81 और 81 5 कितना होता है 86 के 6, 9 1 9 9 9 और 8 कितना होता है 17। अब बटा लीजिए कितना बच्चा 12 में से 4 जा 8 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 15 में से 6 जा 9 बचेगा, यहाँ 7 में से 7 जा 0, 1 में से 1 जा 0। अब देखिए यहाँ 98 बचा, अभी लेकिन एक 0 बचा ना, 0 को यहाँ उतार लीजिए। अब देखिए के बार में भाग जाएगा, यानी लगभग 5 बार में जाएगा, 5 बार में देख लें 5 बार में, 5 6 30 के 0, 5 9 45 और 3 48 के 8, 5 1 9 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब घटा लीजिए कितना बचा है 0 0 0 बचा। अब देखिए आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन होंगे, मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका लगाना है तो आप इस तरह से भाग क्यों कर रहे होंगे। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये सब क्या भाग कर रहे हैं। आप यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका लगाइए ना ऐसे पूरा लॉन्ग विधि वाला, तो नहीं। यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का दूसरा स्टेप कब मिलेगा, जब पहले के स्टेप के बाद हमारा शेषफल मिलेगा कुछ, तभी तो। अभी देखिए इसमें हम अभी शेषफल ज्ञात कर रहे हैं, तो शेषफल हमारा कितना बच गया 0 बच गया। जब 0 बच गया शेषफल, यानी हमको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, अब शेषफल मिल गया ना, अब इसमें यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका लग जाएगा, ठीक ना। चलिए यानी अब यहाँ करेंगे हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या कहता है, इसका पहला चरण फर्स्ट, ठीक है। चरण फर्स्ट क्या कहता है, यानी इसको 38,220 को क्या लिख सकते हैं 196 गुणे 195 प्लस 0, यानी 196 गुणे 195 प्लस क्या 0 हो जाएगा ना। देख रहे हैं पहले स्टेप में हमारा आर का मान क्या हो गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता तो वहीं छोड़ के कर देते हैं, बी के मान को ही HCF बोल देते हैं, यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा अंतिम भाजक कितना था, यानी पहला और अंतिम दोनों ये था भाजक। देखिए इसके बाद तो कोई भाजक है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा 196, यह क्या हो गया इसका उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए तो आशा करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे, ठीक ना। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, उसको आप लोग लगा लीजिएगा, मतलब ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो
क्या किया जाएगा, नहीं आएगा तो मतलब इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा आप लोग कि हाँ पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को लगाना है, यानी बहुत आसान क्वेश्चन उसको आप लोग लगा लीजिए।